एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि शेरिफ बॉड स्टीवंस कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है और वो फादर खत्री के खून से लथपथ रहता है। तभी वहाँ पे शेरिफ केनी आ जाता है और वो बॉड से कहता है कि लोग कल के हुए हमले के बाद बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं और वो चाहता है कि बॉड बाहर जाके लोगों से कुछ बातें करे। इस पर बॉड शेरिफ केनी से कहता है कि मेरे जाने के बाद इस शहर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। बोर्ड बताता है कि अब इस शहर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही आने वाली है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए जंगल में जा रहा है और जंगल में जाने के बाद उसे नहीं पता कि वो जिंदा वापस लौट कर आएगा या नहीं। इसीलिए वो चाहता है कि अब लोगों से बातें सिर्फ तुम ही किया करो, ताकि लोग तुम्हें समझें और लोग तुम्हारी बातों को मानना शुरू करें। इसके बाद बॉयड केनी से कहता है कि तुम एक बार कोशिश तो करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ही ज़्यादा काबिल हो और लोग तुम्हारी बात को ज़रूर समझेंगे। एक सीन में हम बॉयड और सेरा को देखते हैं। यहाँ पे बॉयड सेरा के पास आता है और सेरा से कहता है कि हमें कहीं चलना है। इस पर सेरा पूछती है कि हमें कहाँ जाना है, तो बॉयड उसे कहता है कि हमें जंगल की तरफ जाना है। सीन इसके बाद शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि कहानी तब शुरू होती है जब बॉयड इस शहर में नया आया हुआ रहता है। इस सीन में हम बॉयड को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी एबी और अपने बेटे एलिस के साथ किसी ट्रिप पर जा रहा होता है। बॉयड एक रिटायर्ड सोल्जर था और उसकी वाइफ एबी एक मरीन थी। यहाँ पर ये लोग बॉयड के रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर बॉयड रिटायर होने के बाद क्या करना चाहता है। इस पर बॉयड अपनी पत्नी एबी को बताता है कि वो एक छोटा सा बोट खरीदना चाहता है और अपनी बाकी की लाइफ उसी बोट में स्पेंड करना चाहता है। हमें पता चलता है कि बॉयड की फैमिली काफ़ी खुशहाल थी और वो लोग इस ट्रिप को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है और इस पेड़ को देखने के बाद एज ए व्यूअर हमें पता है कि पेड़ जिसे भी दिखता है वो लोग इस टाउन में इंटर कर चुके रहते हैं और अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। कहानी इसके बाद प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। हम बॉयड और सेरा को देखते हैं जो कि जंगल में कहीं जा रहे होते हैं। सेरा बॉयड से पूछती है कि आखिर वो उसे बताता क्यों नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद बॉयड सेरा से कहता है कि तुमने जो भी किया है उसके बाद तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है। इधर हम केनी को देखते हैं जो कि टाउन में शेरिफ की ड्यूटी पूरी कर रहा होता है। केनी यहाँ पर कॉलोनी हाउस के लोगों को टाउन में शिफ्ट कर रहा होता है। जेड केनी से पूछता है कि क्या अब ये लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे। इस पर केनी जेड को बताता है कि पिछली रात मॉन्स्टर्स ने कॉलोनी हाउस पे जो हमला किया उसके बाद कॉलोनी हाउस का कुछ पार्ट डैमेज हो गया है और उसकी मरम्मत करने में कुछ टाइम लगेगा। तब तक कॉलोनी हाउस के लोग टाउन के लोगों के साथ ही रहेंगे। इधर हम जूली को देखते हैं जो कि कल के हुए हादसे के बाद बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई रहती है। टैबिटा जूली से पूछती है कि आखिर कॉलोनी हाउस के अंदर मॉन्स्टर्स कैसे आ गए, तो इस पर जूली उन्हें बताती है कि कल कॉलोनी हाउस के किसी मेंबर ने उस मॉन्स्टर्स के लिए खिड़कियां खोल दी थी, जिसके बाद सारे के सारे मॉन्स्टर्स अंदर आ गए। इतना कह के जूली रोने लगती है। टैबिटा जूली से पूछती है कि तुम मॉन्स्टर से बचकर कैसे आई, तो जूली टैबिटा को बताती है कि जब मॉन्स्टर्स ने कॉलोनी हाउस पर हमला किया तब वो विक्टर के कमरे में थी। वो विक्टर से बातें कर ही रही थी, तभी उन्हें पता चल जाता है कि मॉन्स्टर्स कॉलोनी हाउस के अंदर घुस गए थे। विक्टर जूली को एक रस्सी देता है और कहता है कि वो कॉलोनी हाउस के नीचे कूद जाए और उसके बाद वो जंगल की तरफ दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर जूली टैबिटा को बताती है कि किस तरीके से विक्टर उसे एक पेड़ के अंदर जाने को कहता है और उसके बाद वो एक टनल के अंदर चली जाती है। यहाँ पर ईथन उसे बोलता है कि वो कोई मामूली पेड़ नहीं है, उसे फार अवे ट्री बोलते हैं, वो पेड़ हमें कहीं भी पहुँचा सकता है। ईथन बताता है कि वो पेड़ सिर्फ हमें दूर ही नहीं बल्कि पास भी पहुंचा सकता है और हो सकता है कि वो हमें किसी पहाड़ के नीचे भी पहुंचा दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जेड आया हुआ रहता है। जेड कहता है कि उसे जूली से कुछ बात करनी है। तभी वहाँ पे जिम आ जाता है और वो कहता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। इस पे जेड कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र है, लेकिन मेरा जूली से बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे जूली से विक्टर के बारे में पूछना है।
कि उसने कल रात एक फ़ोटो देखी जिसमें कि विक्टर था, तो हो सकता है कि विक्टर ही हमें इस टाउन से बाहर निकालने का ज़रिया हो। जिम उसे बोलता है कि उसे उसकी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कल वो उसे पागलों की तरह जंगल में अकेले छोड़कर भाग गया था। इस पर जेड उसे कहता है कि वो उसके लिए उससे सॉरी बोलना चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कल उसे बहुत ही भयानक सपने आ रहे थे कि कोई उस पर गोलियां चला रहा है, इसीलिए वो जंगल से भाग गया था। लेकिन इसके बाद फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे बॉयड की फैमिली को देखते हैं, जो कि टाउन में आ चुके रहते हैं। ये लोग यहाँ टाउन में सबसे पहले फादर खत्री से मिलते हैं। फादर खत्री रास्ता रोकता है और कहता है कि शाम होने वाली है, आप लोग प्लीज़ कहीं मत जाइए। इस पर बॉयड की फैमिली कहती है कि तुम जो भी हो हमसे दूर रहो। फादर खत्री उन्हें बोलते हैं, यहाँ पर फादर खत्री बॉयड को समझाते हैं कि मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा हूँ और मैं जो बोलने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा अजीब होने वाला है, लेकिन तुम्हें अगर अपनी परिवार की जान बचानी है तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। और तभी जंगल से किसी क्रीचर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस पर बॉयड पूछता है कि आखिर ये क्या था, तो फादर खत्री उसे बताते हैं कि ये उनके आने का वक्त हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड का परिवार फादर खत्री के साथ जाने को मान जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बॉयड के आने से पहले टाउन के लोगों के पास टालिज्म नहीं था। तो दोस्तों, इसीलिए बॉयड के आने से पहले लोग रात को अपने घरों में नहीं बल्कि जंगल या आसपास की किसी ऐसी जगह पर छुप जाया करते थे जहाँ पे मॉन्स्टर्स उनका पता ना लगा सके। इसीलिए हम देखते हैं कि फादर खत्री यहाँ पे बॉयड की फैमिली को एक बंकर में लाते हैं और इसी बंकर में और भी लोग होते हैं। यहाँ पर हम फादर खत्री के साथ डॉना को भी देखते हैं, जो कि बॉयड से पहले ही इस टाउन में आ चुकी रहती है। यहाँ पर डॉना बॉयड की वाइफ को बोलती है कि तुम अब चाहो तो अपना गन अंदर रख सकती हो, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं वो तुम्हारी गन से नहीं मरने वाले हैं। इस फादर खत्री बॉयड की फैमिली को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोगों को ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों से विनती कर रहा हूँ कि तुम लोग प्लीज़ कोई भी आवाज़ मत करना। मैं सुबह होते ही तुम लोगों को सारी बातें बता दूँगा। ये टाउन बहुत ही ज़्यादा अजीब है और एक बार में सब कुछ बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें रोज़ बता दूँगा कि आखिर ये टाउन है क्या और हम इस टाउन में ज़िंदा कैसे रहते हैं। सीन इसके बाद प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है। हम एलिस को देखते हैं, जो कि क्लिनिक में क्रिस्टी से अपना ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। यहाँ पर क्रिस्टी फातिमा को कहती है कि तुम इसका ख्याल रखना कि ये कहीं भी चल कर ना जाए, क्योंकि अभी इसे आराम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर केनी आ जाता है और केनी क्रिस्टी को बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो क्रिस्टी उसे बोलती है कि उसे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो आज रात को क्लिनिक में रह सकता है। नेक्स्ट सीन में हम जिम और जेड को देखते हैं, जो कि कॉलोनी हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। ये लोग डॉना से कहते हैं कि डॉना, हमें आपकी मदद चाहिए। यहाँ पर डॉना कल के हुए हमले के बाद अपने कॉलोनी हाउस को साफ़ कर रही होती है। डॉना जिम से पूछती है कि उसे उनकी कैसी मदद चाहिए, तो इस पर जिम बताता है कि हम चाहते हैं कि हम एक ट्रांसमीटर लगाएं, जो कि इस जगह की सबसे ऊंची जगह पे होनी चाहिए। और डॉना को वो ये भी बताता है कि उसने सभी जगह देखा और उसे लगा कि कॉलोनी हाउस की छत ही इस जगह की सबसे ऊंची जगह है, इसीलिए वो चाहता है कि कॉलोनी हाउस की छत पर एक छोटा सा ट्रांसमीटर बैठाए, जिससे वो सिग्नल बाहर के लोगों के पास भेज सके। तो इस पर डॉना कहती है कि उसे जो करना है करे, क्योंकि कल रात जो हुआ उसके बाद लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और उसे नहीं पता कि लोग वापस कॉलोनी हाउस में कब आएंगे। डोना कहती है कि मॉन्स्टर्स ने कल रात कॉलोनी हाउस के 14 लोगों को मार दिया और इसीलिए वो इस जगह से अब निकलना चाहती है, और अगर निकलने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े तो वो करने को तैयार है।
डोना जिम से कहती है कि अगर इस ट्रांसमीटर के बनने से हमारे बाहर जाने की 1% भी उम्मीद है तो वो बिल्कुल चाहेगी कि इस ट्रांसमीटर को ये दोनों बनाएं और ट्रांसमीटर को कॉलोनी हाउस की छत पर लगाएं। और इसमें डोना कहती है कि वो अपनी पूरी मदद भी करना चाहेगी। सीन में हम सेरा और बॉयड को देखते हैं। यहाँ पर बॉयड सेरा को कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पर आराम करो, मैं टाउन से होकर आता हूँ, मुझे टाउन में कुछ ज़रूरी काम करना है। और वो सेरा से कहता है कि तुम भागने की कोशिश भी मत करना, और वो उसे हथकड़ी लगाने लगता है। लेकिन इस पर सेरा कहती है कि मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगी और मैं भाग कर जाऊंगी भी कहाँ, आप मुझे हथकड़ी ना लगाएं, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। और उसके बाद बॉयड उसे हथकड़ी नहीं लगाता है और वो टाउन की ओर चला जाता है। सीन इसके बाद फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह बॉयड की फैमिली जब टाउन में बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि कई लोगों की मौत हो चुकी रहती है। यहाँ पर बॉयड की फैमिली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो देखते हैं कि उनकी तरह ही बाकी लोग भी बंकर्स के अंदर छुपकर अपनी जान बचा रहे होते हैं। यहाँ पर फादर खत्री बॉयड से कहते हैं कि अगर आप लोग चाहें तो वो लोग डाइनर में आ सकते हैं और डाइनर में आके बातें कर सकते हैं। हम डाइनर में आपको सारी बातें बता देंगे कि इस टाउन के लोग आखिर किस तरीके से सरवाइव करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड की फैमिली डाइनर में जाती है। यहाँ पर डाइनर में खत्री और डोना उन लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से ये मॉन्स्टर्स हर रोज़ रात में आते हैं और लोगों का शिकार बनाते हैं, और यहाँ पे लोगों के बचने के लिए कोई उपाय नहीं है क्योंकि लोगों के पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद बॉयड उन्हें कहता है कि क्यों ना हम एक सिस्टम बनाएं इस टाउन में रहने वाले लोगों के लिए। वो कहता है कि हम टाउन के लोगों को इकट्ठा करते हैं और सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद हम पता करते हैं कि हम लोगों के पास क्या चीज़ें हैं और हम उनका क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टाउन में आते ही बॉयड लोगों का दिल जीत लेता है क्योंकि बॉयड के आने के बाद टाउन में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से रहने लगते हैं और उन लोगों को घर की फीलिंग आने लगती है, इसीलिए वो लोग बॉयड का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं और बॉयड शेरिफ बन जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है। हम ईथन की फैमिली को देखते हैं जो विक्टर्स की बनाई हुई ड्राइंग्स को देख रहा होता है। जूली बेसमेंट में उदास बैठी होती है, तभी वहाँ पे उसकी माँ टैबिटा आ जाती है। टैबिटा जूली से पूछती है कि वो उदास क्यों है और वो उसके लिए कुछ बना के ले आए। उसके बाद टैबिटा जूली को बोलती है कि कल जो हुआ वो उसे भूल जाए क्योंकि वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर ये सब होते रहेगा। जूली टैबिटा पूछती है कि क्या अब भी वो उसके पिता को तलाक देंगी। इस पर टैबिटा उसे बताती है कि ये सवाल इतना भी आसान नहीं है, मुझे इसका जवाब नहीं पता। जूली इस पर टैबिटा से पूछती है कि ये तो बहुत ही सीधा सवाल है, इसका आपको जवाब हाँ या ना में देना है। तो टैबिटा उसे बोलती है कि जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तब उसे एक ऐसा घर चाहिए था जिसमें उसके बच्चे हो और वो हंसी खुशी रहे, और जब वो जिम से मिली तो उसे लगा कि उसके सारे सपने पूरे हो गए और उसने जिम से शादी कर ली। यहाँ पर टैबिटा जूली को बताती है कि जब थॉमस छोटा था तो एक दिन वो लोग किचन में खाना बना रहे होते हैं और कुछ ही देर के लिए जब टैबिटा और जिम एक दूसरे से बातें करने लगते हैं तभी थॉमस अपनी कुर्सी से गिर जाता है और थॉमस मर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि थॉमस टैबिटा का एक छोटा बेटा था जो कि बहुत दिनों पहले ही मर चुका रहता है और इसी वजह से जिम और टैबिटा तलाक भी लेने वाले थे। एक सीन में हम डाइनर में देखते हैं कि यहाँ पे लोग आकर बहुत ही ज़्यादा हंगामा कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बॉयड आ जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब डाइनर में हो क्या रहा है। तो इस पर टाउन में रहने वाला एक आदमी बॉयड को बताता है कि कॉलोनी हाउस के लोग यहाँ पर आ गए हैं
और हमारे खाने को खा रहे हैं। इसी वजह से हमारे घर में राशन कम पड़ गया है, तो हम चाहते हैं कि हमें डाइनर से ज़्यादा खाना मिले। तो इस पर बॉयड कहता है कि अगर हम इसी तरह एक दूसरे से लड़ने लगेंगे तो वो मॉन्स्टर्स हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेंगे। हमें मिलजुल कर रहना होगा और टाउन के लोगों और कॉलोनी के लोगों के बीच ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और बॉयड के समझाने के बाद लोग वापस चले जाते हैं। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। हम फादर खत्री और बॉयड को देखते हैं। यहाँ पर बॉयड फादर खत्री से कहता है कि वो जंगल की तरफ जाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आखिर उस जंगल में है क्या। फादर खत्री बॉयड से कहते हैं कि इससे पहले कभी कोई जंगल में नहीं गया। अगर बॉयड जंगल में जाना चाहता है तो वो भी उनके साथ जाएगा। बॉयड कहता है कि मैं एक सिपाही था और मुझे जंगल में जाने से डर नहीं लगता। मुझे हर बुरी सी बुरी हालात के लिए ट्रेन किया गया है, इसलिए मैं जंगल में जाना चाहता हूँ। हम यहाँ पे बॉयड की वाइफ एबी को देखते हैं। एबी यहाँ अपने बेटे से बोलती है कि ये सब उसके उस सपने जैसा है जो वो बचपन में देखा करती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एबी की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। वो कभी भी सड़क पर खड़ी होकर कुछ कुछ सोचने लगती थी और एकदम ही शांत हो जाती थी। यहाँ पर एलिस ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है कि किस तरीके से ये जगह उसकी माँ को धीरे धीरे पागल कर रही है। सीन फिर से प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉयड पैकिंग कर रहा होता है। वो केनी से कहता है कि वो कुछ देर टाउन में ही रहेगा क्योंकि टाउन के लोगों को उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर केनी और बॉयड के बीच में बहस हो ही रही होती है। तभी वहाँ पर डोना आ जाती है और डोना बोलती है कि आखिर केनी इतने गुस्से में क्यों है। तो बॉयड डोना से कहता है कि केनी चाहता है कि वो लोगों से बातें करे, लेकिन बॉयड का कहना है कि अगर केनी लोगों से बातें करता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल अगर बॉयड को कुछ हो जाता है तो इस टाउन की सारी जिम्मेदारी केनी पर होगी। और इसीलिए बॉयड चाहता है कि वो उसके सामने ही अपनी सारी सिर्फ की जिम्मेदारी ले ले। इस पर डोना उसे कहती है कि तुम्हारी बात तो सही है। बॉयड डोना को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चल सकती हो। तो डोना कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ वॉक पर चलती हूँ। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉयड जंगल से बकरियों को लेकर आ रहा होता है। फादर खत्री बॉयड से पूछते हैं कि तुम्हें आखिर ये बकरियाँ कहाँ से मिली। वो फादर खत्री को बताता है कि यहाँ से आधी मील की दूरी पर ही ये बकरियाँ घास चर रही थी। और वो फादर खत्री को ये भी बताता है कि इन बकरियों के अलावा जंगल में और भी कई सारे जानवर हैं और वो चाहता है कि कुछ लोग उसके साथ जाएं और उन जानवरों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आएं, ताकि यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए कुछ और चीज़ें हो। तभी वहाँ पे शेरिफ का बेटा आ जाता है और एलिस बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। एलिस बॉयड से कहता है कि आपको पता भी है कि माँ की हालत कितनी ख़राब होते जा रही है। माँ को आपकी ज़रूरत है और आप इस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, जबकि अभी आपको माँ के साथ होना चाहिए था। इस पर बॉयड एलिस से कहता है कि उसकी माँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, वो अपना ख्याल रख लेगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि बॉयड इसके बाद टाउन के लोगों की मदद करने के लिए ही फिर से जंगल में जाता है। वहाँ पर वो एक कुत्ते को देखता है और वो उस कुत्ते का पीछा करते करते जंगल में खो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल के बीच में उसे एक गुफ़ा मिलती है और वो उसी गुफ़ा में छिप जाता है। तभी वहाँ पे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उसे देखकर भी उस पर हमला नहीं करते हैं। बॉयड को ये बहुत ही अजीब लगता है। तभी वहाँ पे बॉयड को कुछ अजीब पत्थर नज़र आते हैं। उन पत्थर पर कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए रहते हैं और हमें पता चलता है कि इसी तरीके से बॉयड को टालिस्म मिले थे जो आज की डेट में लोगों को बचा रहे थे। सीन इसके बाद प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे बॉयड को देखते हैं।
बॉयड एलिस से कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ, क्योंकि मैंने कल रात ही फैसला किया है कि मैं जंगल की तरफ जाऊँगा। तो एलिस कहता है कि जब आपने फ़ैसला कर ही लिया है तो आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। इसके बाद बॉयड डोना से बातें कर रहा होता है। वो डोना को बताता है कि उसने जंगल जाने का फ़ैसला किया है। डोना उससे पूछती है कि क्या जंगल जाना ज़रूरी है। तो वो डोना से कहता है कि जब इस शहर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात थे, जब लोगों के पास तालिज़्म नहीं था और खाने को भी कुछ नहीं था, तब लोग किस तरीके से इस शहर में अपनी जान बचा रहे थे। तब जंगल ने ही हमें इतना कुछ दिया, जंगल ने ही हमें तालिज़्म दिया और जंगल ने ही हमें खाने पीने की चीज़ें दी। तो मुझे लगता है कि जंगल ही हमें बाहर जाने का रास्ता दिखाएंगे, इसीलिए वो जंगल जाना चाहता है। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है और हम पुराने बॉयड को देखते हैं, जो कि जंगल से तालिज़्म को जुटाकर वापस टाउन की तरफ आ रहा होता है। तभी बॉयड को गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दौड़कर टाउन की तरफ जाता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ एबी लोगों को शूट कर रही होती है और वो लोगों से कह रही होती है कि ये सब बस एक सपना है, और वो जैसे ही उन्हें मार देगी लोग सपने से उठ जाएंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर बॉयड एबी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एबी डोना के ऊपर अपनी बंदूक तान देती है और वो डोना से कहती है कि ये सब बस एक सपना है, मैं जैसे ही तुम पर गोली चलाऊंगी तुम सपने से उठ जाओगी और वापस अपने घर चली जाओगी। इसके बाद बॉयड एबी से कहता है कि हम कुछ ही दिनों में एक बोट खरीदेंगे और देखना, हम अपना रिटायरमेंट का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। हम एक बोट हाउस बनाएंगे और उसी में रहा करेंगे। तो इस पर एबी बॉयड से कहती है कि लेकिन तुम तो पूरी रात जंगल में बिता के आए हो और तुम्हारे बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो इसका मतलब है कि तुम जिंदा नहीं हो। और वो इतना कहते ही बॉयड के ऊपर भी बंदूक तान देती है, लेकिन तभी वहाँ पे एलिस आ जाता है और एबी एलिस का आवाज़ सुनकर एलिस के ऊपर बंदूक तान देती है। वो उससे शूट करने ही वाली रहती है, तब तक बॉयड अपनी पत्नी एबी को शूट कर देता है और यहाँ पर एबी की जान चली जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। हम यहाँ बॉयड को देखते हैं जो अपनी चीज़ें रख रहा होता है और उसके बाद वो सामान पैक करके जंगल की तरफ जा ही रहा होता है। तभी पीछे से उसे एलिस की आवाज़ आती है। यहाँ पर एलिस बॉयड से कहता है कि वो उसे गुड बाय कहने आया है। इस पर बॉयड एलिस को बोलता है कि ये गुड बाय नहीं है, उसे पता है वो ज़रूर वापस लौट कर आएगा। एलिस बॉयड से कहता है कि वो बहुत समय से उससे इसलिए नाराज़ था क्योंकि उसने माँ के ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन अब जब वो सोचता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ ने उस दिन काफ़ी लोगों की हत्या कर दी थी और हो सकता है कि वो उस दिन मुझे भी मार देती। तो आपने जो किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ये मेरी गलती थी कि मैं इतने दिन आपसे नाराज़ था। और इसके बाद एलिस बॉयड से कहता है कि कल रात बस एक चीज़ थी जिसने उसकी जान बचाई, वो थी तालिज़्म, और उस तालिज़्म को खोजने वाले आप थे। अगर आप नहीं होते तो हो सकता है कि आज इस टाउन के एक भी लोग जिंदा नहीं रहते। और इतना कहते ही एलिस अपने पिता को सॉरी बोलता है और तभी वहाँ पे सेरा आ जाती है। इधर हम केनी को देखते हैं जो कि टाउन के लोगों को गैदर करके मीटिंग कर रहा होता है। वो यहाँ कहता है कि हम सभी को एक साथ रहना पड़ेगा। अब हम इस टाउन में एक नया रूल बनाएंगे कि ना कोई कॉलोनी हाउस का है ना कोई टाउन का है, हम सभी लोग एक हैं और हम इस सभी लोगों को एक होकर मॉन्स्टर्स से लड़ना है। केनी यहाँ लोगों से कहता है कि जेड और जिम कॉलोनी हाउस की छत पर एक ट्रांसमीटर बनाने जा रहे हैं और वो चाहता है कि लोग जेड और जिम की जितनी हो सके उतनी मदद करें, क्योंकि अगर टावर बनने के बाद 1% की भी उम्मीद है कि हम इस टाउन से निकल पाए, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब इन दोनों की पूरी मदद करें और इस टाउन से निकलने की पूरी कोशिश करें। जिम यहाँ लोगों को एड्रेस करता है और कहता है कि आप लोगों के पास जो भी मेटल की चीज़ें, वायर्स या आपको जो भी लगता है कि ट्रांसमीटर बनाने में हमारे यूज़ में आ जाए, तो आप वो सब लेकर कॉलोनी हाउस की तरफ आ सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एलिस और फातिमा को देखते हैं। यहाँ पर एलिस बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है क्योंकि बॉयड जंगल चला गया रहता है।
फातिमा एलिस को समझाती है कि बॉयड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जंगल से ज़रूर वापस लौट कर आएगा। इधर हम जंगल में बॉयड और सेरा को देखते हैं। यहाँ पे बॉयड सेरा से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अब चलना होगा। इस पर सेरा कहती है कि ठीक है, वो चलने को तैयार है, लेकिन वो उसे हथकड़ी ना पहनाए। लेकिन बॉयड कहता है कि तुम मॉन्स्टर्स से कांटेक्ट करती हो और मुझे नहीं पता कि किस पल मॉन्स्टर तुम पर हावी हो जाए और तुम मुझ पर अटैक कर दो, इसीलिए मैं अपनी सावधानी के लिए तुम्हें ये हथकड़ियाँ पहना रहा हूँ। तो इस पर सेरा उसकी बात मान जाती है और वो हथकड़ियाँ पहन लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड और सेरा जंगल की ओर निकल जाते हैं और एपिसोड 8 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी भी कई सारे राज हैं कि आखिर क्या होने वाला है। क्या बॉयड आखिरकार शहर के राज खोल पाएगा? क्या रेडियो टावर उन सबको बचा लेगा और उन्हें श्राप देगा? और सबसे ज़रूरी बात, वे जीव क्या चाहते हैं? आखिर वो हर रात यहाँ पे क्यों आते हैं और लोगों को क्यों मारते हैं? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।